हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एनालिसिस में। सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सिंगापुर राइज एंड फॉल्टर एज एशियाज क्रिप्टो हब। क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, ये जो सेक्टर है सिंगापुर की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका हैज़ बीन सरप्राइज बाय द रीसेंट कोलैप्स ऑफ 3 एरोज कैपिटल, अ क्रिप्टो करेंसी हेज फंड। यानी क्रिप्टो करेंसी का एक फंड था, वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, सरप्राइजिंगली रूप से सिंगापुर में इसका एक पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा पार्ट था वो कोलैप्स कर दिया। नाउ डिजिटल करेंसीज की बात करते हैं जिसमें आपका बिटकॉइन भी आता है, वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू सिंस स्टार्ट ऑफ द मई से क्या हो चुका है, डिग्रेड हो चुकी है। यानी जो हाफ वैल्यू थी बिटकॉइन की, वन ऑफ द सबसे ज़्यादा सेलिंग क्रिप्टो करेंसीज है ये, इसकी वैल्यू हाफ लॉस्ट हो चुकी है। रीज़न बेसिक क्या देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके सिंगापुर में। तो 2021 में सिंगापुर का जो क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन कंपनीज थी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है एक इंक्रीज, यानी लगभग 1.48 बिलियन डॉलर्स का आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 10 टाइम्स है। सिंगापुर एशिया की मेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड असेट मैनेजमेंट सेंटर की तरह एक बेसिक काम करता है। एंड हुबे की बात करते हैं, ये क्रिप्टो एक्सचेंज इनिशियली बेसिकली कहाँ पर था, चाइना में। अब इसका एक मेजर प्रेजेंस आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, सिंगापुर में देखने को मिल रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करते हैं, फर्म जिसका नाम है जेमिनी, उसने भी अपना एक रीजनल एशियन हेडक्वार्टर कहाँ पर सेटअप करके रखा है, सिंगापुर में। सो ये सारी चीज़ें क्या बेसिकली करती हैं, डिनोट कर रहे हैं कि सिंगापुर क्या कर रहा है, एक क्रिप्टो करेंसी हब के रूप में ओरिजिनेट हो चुका है। ठीक, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने और भी लाइसेंसेस के लिए अप्लाई किया सिंगापुर में। डीबीएस सिंगापुर के लार्जेस्ट बैंक की बात करते हैं, तो रिसेंटली इन्होंने अपना क्रिप्टो एक्सचेंज भी लॉन्च कर दिया है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, सिंगापुर की राइज के बारे में, कि सिंगापुर किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए एक हब बनता चला जा रहा है। ठीक, सिंगापुर की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पर आपका सिंगापुर है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, ये सोवरेन आइलैंड कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। ये लगभग 1 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे देखने को मिलता है। बॉर्डर मलाया पेनिनसुलास के नॉर्थ में है, स्टेट ऑफ मलक्का आपको वेस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक, देन आते हैं आपका सिंगापुर स्टेट, साउथ चाइना सी एंड स्टेट ऑफ जोहर। 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड आई थिंक आपको होमवर्क पता लग गया होगा, ये स्टेट कौन सी चीज़ को, कौन सी इंपॉर्टेंट लैंड बॉर्डर्स को डिस्कनेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, खुद पढ़ना है, मत बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, बट एटलीस्ट मैप में उसको मार्क कर लीजिए। 3rd हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वर्ल्ड में। सिर्फ इकलौती कंट्री है एशिया में ऐसी जहाँ पर AAA सोवरेन क्रेडिट रेटिंग आपको देखने को मिलती है सारी मेजर रेटिंग एजेंसीज की। यहाँ पर मेजर एविएशन, फाइनेंशियल एंड मैरीटाइम शिपिंग हब देखने को मिलता है। कंसिस्टेंटली रैंक किया जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ टू लिव इन, यानी है ना, अगर आप दुनिया की सबसे महंगी सिटी में देखेंगे जहाँ पर रहना चाह रहे हैं तो उसमें आपका सिंगापुर भी आता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, की सोशल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्सनल सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, तो वो भी आपको सिंगापुर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। सो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी सिंगापुर के बारे में। ठीक, थोड़ा सा इकोनॉमिकल, थोड़ा सा जोग्राफिकल सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एट अबव 7% रिटेल इन्फ्लेशन से स्टबन। ठीक, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन आपका क्या होता है, महंगाई होती है। ठीक, जून में 7.01% आ चुका है, मई में 7.04%, यानी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको स्लाइट चेंज देखने को मिला है। बट जो पिछले 3 महीनों में 7% का मार्क्स से जो बना हुआ है, ठीक है, हम टॉलरेंस लिमिट की बात करते हैं तो 4% प्लस माइनस 2%, यानी 2% से लेके 6% तक हमारा क्या है, टॉलरेंस लिमिट होती है। 2% से लेके 6% तक हमारी किसकी टॉलरेंस लिमिट होती है, इन्फ्लेशन की। प्राइस गेन्स की बात करते हैं तो वो भी एक्सीड कर चुका है आरबीआई की अपर टॉलरेंस लिमिट जो 6% होती है पिछले 6 महीनों में। ठीक, रूरल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, 7.01% पे ये आपको ऐसे देखने को मिल रहा है, 7.08 था मई में। अर्बन कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो 6.92% का प्राइस है देखने को। दूसरा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये आपके जो फिगर्स दिए हुए हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के टर्म्स में दिए हुए हैं ना। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई मैन्युफैक्चर जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, ठीक, तो वहाँ पर पर्टिकुलर एक इंडेक्स बनता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक होलसेलर उसको खरीदता है, ठीक, जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। होलसेलर रिटेलर को देता है तो आपका एक आरपीआई होता है जिसको हम रिटेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। एंड अगर कंज्यूमर लेवल पे आपको महंगाई देखने को मिल रही है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट की बात हटा देते हैं, होलसेल रिटेल सब हटा देते हैं, कंज्यूमर लेवल पे अगर आपको महंगाई देखने को मिलती है, प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है कंज्यूमर लेवल पे। फूड प्राइस इन्फ्लेशन की बात करते हैं
सीपीआई के अकॉर्डिंग 7.75% आपको देखने को मिल रहा है कि पहले कितना था 7.97, तो थोड़ा सा ईज आपको देखने को मिल रहा है। नाउ हायर कॉस्ट सीरियल, वेजिटेबल्स, टोमेटोज की बात करते हैं, मिल्क एंड मीट की बात करते हैं, क्लॉथिंग की, फुटवेयर एंड सर्विसेज की बात करते हैं, ये बैलेंस हो चुके हैं बाय स्लोअर प्राइस गेन्स इन एडिबल ऑयल्स। ठीक है, यानी धीरे धीरे आपके जो एडिबल ऑयल्स में एक्साइज इंपोर्ट ड्यूटी में कट देखने को मिल रहा है। इन सब के अकॉर्डिंग आपके जो पर्टिकुलर ये सीरियल वेजिटेबल की जो कॉस्ट है बैलेंस आउट होगी ना, कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, कुछ चीज़ें कम हो रही हैं, तो ये बैलेंसिंग हो जा रही है। निर्मला सीतारमन जी ने एम्फेसाइज किया है कि हम कांस्टेंट विजिल मेंटेन करके रखेंगे प्राइस एंड सस्टेन ग्रोथ इंपल्सेस में। ठीक है, किस तरीके से ग्रोथ लेके आना है एंड प्राइसेस को किस तरह कंट्रोल करना है। टिल द स्टार्ट ऑफ सेकंड हाफ द सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट विल हैव टू एक्सट्रीमली माइंडफुल एंड वॉचफुल ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। ठीक, यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि प्राइसेस बढ़े एंड सरकार इंटरवेन कर देगी। सरकार कोई पॉलिसी, कोई सब्सिडी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कुछ हटा देगी, कम कर देगी, बढ़ा देगी, नहीं, तुरंत नहीं होता है। सबसे पहले सरकार एंड आरबीआई की बात करते हैं, चाहे मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी की बात करिए, तो वो बढ़ने देते हैं कि पहले प्राइस बढ़ रहा है तो उसको किसी लिमिट तक बढ़ने देंगे कि मार्केट की जो सप्लाई है, मार्केट की जो डिमांड है, वो इस प्राइस को रेगुलेट करेगी। जब ये एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर चला जाता है, जब लगेगा नहीं अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तब सरकार या इसमें आरबीआई आके आपका इंटरवीन करता है कि प्राइसेस को रेगुलेट कर सके। ठीक है, प्राइसेस को रेगुलेट करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मिनिस्ट्री टेक्स अप ट्रांसजेंडर्स पायलट केस। अब आप देखेंगे ये पहले ही हम कवर कर चुके हैं कि आपका किस तरीके से डीजीसीए ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि हम इनको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये हार्मोनल थेरेपी पे हैं। ठीक, जब तक इनकी हार्मोन थेरेपी बंद नहीं होती है हम इनको पायलट का लाइसेंस नहीं देंगे। एंड ये जो पर्टिकुलर बात करते हैं हैरी जी की, तो इनको लाइफ लॉन्ग हार्मोनल थेरेपी पे लेना था। ठीक है, बट सुब्रमण्यम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट में क्या कहा है, नो टाइम फ्रेम गिवन टू द डीजीसीए टू रिस्पॉन्ड टू इट्स लेटर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दी जा रहा है, उन्होंने एक लेटर दे दिया है कि डीजीसीए को रिस्पॉन्ड करने के लिए, डीजीसी ऑफिशियल ने कहा है कि हम इस लेटर का रिस्पॉन्स करेंगे। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या कहा है, वुड लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस दैट द एक्शंस ऑफ डीजीसी आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी केस में एक जजमेंट दिया था। डीजीसीए जो इनको फ्लाइट करने से, उड़ने से, बेसिकली पायलट, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने से मना कर रहा है, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, उसके टोटली अगेंस्ट में है एंड वायलेट्स द प्रोविजन स्टेटेड अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 2019। यानी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में जितने भी प्रोविजंस दिए हैं डीजीसी उसको वायलेट कर रहा है एंड ये डिस्क्रिमिनेशन लेके आ रहा है। ठीक है, किसी भी इंसान को ऑक्यूपेशन करना है तो उसके जेंडर के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये डीजीसी की जो गाइडलाइंस है, डीजीसी ने जो भी अपना फैसला दिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट ने नोटिस दे दिया, एक लेटर दे दिया। ठीक है, उसी पे बेसिक ये वापस रिवर्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियाज पुअर नेग्लिजिबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, पेंडेमिक के टाइम से आपकी सरकार बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, लोन वेवर प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी और भी अगर आप देखेंगे फ्रीबीज प्रोवाइड की जा रही हैं। फ्रीबीज तो वैसे आप देखेंगे बहुत हर्ट करती है इकोनॉमी को, बट अगर आप सही सेंस में देखेंगे कहीं पर जहाँ पर आप फ्री राशन प्रोवाइड कर रहा है ये बहुत यूजफुल होता है। नाउ यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट निकाली है जहां पर एड्रेस किया जा रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक, यूक्रेन एंड रशिया के बीच में वॉर हो रही है, किसी भी एक कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर किसी भी एक कंट्री में किसी भी तरीके की वॉर होती है, उसकी इकोनॉमी अगर डिस्टर्ब होती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसा नहीं है यूके आराम से रहेगा, यूके के बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना पैसा लगा के बैठे होंगे, बहुत सारा एक्सपोर्ट आ रहा होगा, तो बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड इंडिया के ऊपर डिपेंड करेगा। इंडिया की इकोनॉमी हर्ट होगी तो यूएस की भी होगी। इसीलिए किसी भी पार्ट में वर्ल्ड के अगर आप देखेंगे किसी तरीके का क्राइसिस आ रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर आप देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफेक्ट कर रहा है। आपको महंगाई देखने को मिलेगी, एनर्जी, फूड मार्केट डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है डेवलपिंग कंट्रीज में, इसके लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट निकाली है। अब उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, हमारे निर्मला सीतारमन जी ने साइड किया कि यूएनडीपी's conclusion the report to emphasize that India's well-tailored programs carried out over the past 2 years to support people and ensure they don't run the risk of slipping into poverty seem to have made an impact। यानी इंडिया का पिछले 2 साल का जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम हम लेके आए हैं, वो अभी फिलहाल आने वाला जो भी क्राइसिस है, चाहे फूड क्राइसिस की बात करिए, एनर्जी क्राइसिस की, तो बाकी दुनिया जहां पॉवर्टी में जाएंगी, गरीबी की तरफ जाएंगी, इंडिया पे कुछ खास ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, इंडिया को बहुत प्रभाव नहीं होगा। ठीक, while soaring food and energy prices could push up to 71 million people around world into poverty
poverty. The UNDP said in the report that chances of India earning $1.9 per day slipping into poverty due to this upturn would be zero. ध्यान रखिएगा क्या बताया जा रहा है. While the impact would be mere 0.02% and the 0.04% if a poverty line of $3.30 per day was assumed. यानी अगर आप 1.9 पर डॉलर पर डे किसी एक इंसान की इनकम को गरीबी की एक पहचान के रूप में जानते हैं, गरीबी के ट्रेडमार्क के रूप में मान रहे हैं, तो इंडिया पर इस चीज़ का जीरो इफेक्ट होगा. फर्स्ट थिंग. और ऑल ओवर द वर्ल्ड 71 पीपल आपके अराउंड द वर्ल्ड पॉवर्टी में चले जाएंगे. अगर हम आपके 3.30 एंड 5.50 डॉलर पर डे को अज्यूम करते हैं एक पर्टिकुलर आपकी पर डे की अर्निंग के रूप में पॉवर्टी डिफाइन करने के लिए, तो इंडिया में सिर्फ 0.04% का आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक मार्क देखने को मिलेगा. एंड 3.30 पे 0.02 का. तो इतना अच्छा बेसिक इंडिया की पॉलिसी अगर आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों में रही है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट कम देखने को मिल रहा है. कौन बता रहा है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस के लिए तो ये आपका रामबाण होने वाला है. इसको कहीं पर भी कोट कर लीजिए, याद कर लीजिए. कुछ नहीं मिल रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें जाके किसी भी तरीके से बस डाल दीजिएगा. रीसेंट कंपैरेटिव असेसमेंट की बात करते हैं. प्राइस एंड इनकम सपोर्ट मेजर्स शोज द टारगेटेड ट्रांसफर्स है पुअर हाउसहोल्ड्स को विद प्राइस स्पाइक्स. यानी प्राइस जो बढ़ रहा है इससे बेसिक आपके पुअर जो गरीब जो घर बेसिकली लोग हैं वो कैसे हेल्प हो रहे हैं, क्योंकि उतने उनको टारगेटेड ट्रांसफर दिए गए हैं. ठीक है, आपने देखा होगा सरकार किसान को 2000 करके 6000 रुपये सालाना दिए जाते हैं. तो इस तरीके की जो स्कीम्स है वो बहुत हेल्प कर रही है. सेंटर हैज एलोकेटेड मोर देन 1 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम अप्रैल 2020 टिल सितंबर. यानी 1 लाख टन फूड ग्रेन्स को सप्लाई कर दिया गया है फूड सिक्योरिटी कोटा के ऊपर. एंड इससे 1500 से लेके 20 करोड़ वुमेन को जनधन अकाउंट होल्डर्स के तहत क्या किया गया है, बेसिकली हेल्प किया गया. तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, उसको ध्यान रखिएगा, यूज़ करिएगा. फिगर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, किसकी रिपोर्ट है ये पूछी जा सकती है. मेंस में भी आप बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं इफ यू आर गिविंग दिस ईयर्स मेंस या अगले साल का भी मेंस. इंडस्ट्रियल आउटपुट जम्प्स 19.6%. इंडिया की इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करते हैं तो मई में 19.6% वो जंप कर चुका है. ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडस्ट्री से जो आउटपुट निकल रहा है ये पिछले 12 महीने की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पेस आपको देखने को मिल रही है. ओवरऑल प्रोडक्शन 2.3% बढ़ चुका है अप्रैल से एंड प्री पैंडेमिक लेवल से 1.7%. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. मुझे एक चीज़ बताइए, 2019 में आपका ये बना है. ठीक है, 2019 में अगर आपका एनएसओ बना है तो इसके पहले कौन था? इसके पहले एनएसओ जो डाटा निकालता है वो डाटा कौन पब्लिश करता था? इसने प्रोविजनल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP को रिलीज किया है. एंड साथ ही साथ जो आपका अप्रैल का इंडेक्स है उसको भी रिवाइज किया गया है. इसमें ग्रोथ को 6.7% पे लोअर कर दिया गया है. पहले कितना माना गया था? 7.1% है. ये एस्टिमेशन चलता रहता है ना, किसी ईयर में मान लीजिए आपने पहले बता दिया कि भाई आपको 7.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, फिर आपने देखा रेनफॉल कम हो गई है, आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो आप ग्रोथ को कम एस्टिमेट कर देंगे. फर्स्ट टाइम इन द 9 मंथ्स दैट IIP ग्रोथ आउटपेज द ग्रोथ ऑफ कोर सेक्टर्स. अगर आप कोर सेक्टर्स की बात करते हैं तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन सबको क्या कर चुका है? सरपास कर चुका है. ये किसने ऑब्जर्व किया? आपके ICRA के चीफ इकोनॉमिस्ट आदित्य नायर ने. ठीक, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में आपको सर्च देखने को मिल रहा है. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये भी पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है. पिछले 6 साल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद में 58.5% मई में देखने को मिल रहा है, फॉलोड बाय कैपिटल गुड्स जहां पर आपको 54.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है. ठीक, मई की बात करते हैं. मई ग्रोथ फिगर्स हैव बीन पुश्ड अप बाय अ फेवरेबल बेस. अ सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट अक्रॉस मोस्ट कैटेगरीज इज एनकरेजिंग. अगर आप देखेंगे तो हर बेसिक पार्ट पे सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद में आपको एक थोड़ा थोड़ा करके क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है. अब हमारे केयर रेटिंग्स की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा जी ने कहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूज टू शो इंप्रूवमेंट बट द कंटिन्यूड वीकनेस इन द कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेगमेंट इज कंसर्निंग. मैन्युफैक्चरिंग तो आपको देखने को मिल रहा है इंप्रूवमेंट होता है, बट जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेगमेंट होता है वो थोड़े से बेसिक अलार्मिंग देखने को मिल रहा है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है. वाइज सारी चीजें बहुत अच्छी हैं. दूसरी, रेटिंग एजेंसी क्या एक्सपेक्ट करिए कि IIP ग्रोथ जो है टू मॉडरेट रेंज ऑफ 11 to 13% इन जून बिफोर स्लिपिंग बैक टू सिंगल डिजिट. यानी अभी तो डबल डिजिट आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है 10% या उसके ऊपर, 11 से 13% जून में अनुमान लगाया गया है. एंड ऐसा माना जा रहा है कि सेकेंड स्लिप करने के पहले, सिंगल डिजिट में आने के पहले आपका एक बेसिकली एक तरीके का अगर आप देखेंगे एक जंप तो दिखाई चुका है ना, एक मॉडरेट बेसिकली आपका एक ये ग्रोथ तो दिखाई ही चुका है. ठीक, तो ये सारी चीजें थी आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट जंप के बारे में. नाउ गोदरेज अनवील्स कूलिंग सॉल्यूशंस टू स्टोर इंसुलिन, है ना. इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन बेसिकली क्या करता है,
इंसुलिन आपका एक ऐसा ड्रग है जो डायबिटीज से आपको बेसिकली फाइट करने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन, आपके बहुत सारे और भी हार्मोन्स निकालेगा, ठीक है, ग्लूकागॉन वगैरह भी निकालता है, उसकी बात नहीं करेंगे। इंसुलिन वो क्या करता है, ब्लड की शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अगर इंसुलिन अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहा बॉडी में, या बॉडी इसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो आपको डायबिटीज हो जाता है। अब डायबिटीज का जो इंजेक्शन, डायबिटीज को टैकल करने के लिए जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, हार्मोनल आपको ऊपर से दिए जाते हैं, उसको स्टोर करना बहुत बड़ी एक क्या हो जाती है, जिम्मेदारी। इसी के लिए गोदरेज अप्लायंसेस ने गोदरेज इंसुलिकूल एंड गोदरेज इंसुलिकूल प्लस कूलिंग सॉल्यूशन निकाला है ताकि हम इंसुलिन को स्टोर कर सके। ठीक, जो कॉमन आपके आइस पैक्स यूज किए जाते हैं वो इंसुलिन स्टोरेज के लिए बिल्कुल भी बेसिकली हेल्पफुल नहीं होते। इम्प्रॉपर जो स्टोरेज होता है उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल कम हो जाता है एंड बहुत सारे ओवर टाइम आपको डोजेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ दूसरी जो चीजें आपको देखने को मिलती है, गोदरेज ने क्या कहा है कि प्रॉपर स्टोरेज ऑफ इंसुलिन एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर कैन गो अ सिग्निफिकेंट वे इन मैनेजिंग डायबिटीज। अगर आप इसको प्रॉपर टेम्परेचर पे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, तो ये आपकी डायबिटीज को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। द प्रोडक्ट कैन ऑल्सो स्टोर टेम्परेचर सेंसिटिव वैक्सीन्स और मेडिसिन एट अ प्रिसाइज टेम्परेचर ऑफ बिटवीन 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको 2 से 8 तक करेंगे तो इस प्रोडक्ट के पास में आपका कैपेसिटी है कि आपके इंसुलिन की बेसिकली पोटेंशियल को मेंटेन करे। एंड वी स्टडीड हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इन इंडिया इज सफरिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिमम कूलिंग सॉल्यूशंस फॉर इंसुलिन। यानी आपका गोदरेज जान रहा है कि ऑल ओवर इंडिया इंसुलिन का कूलिंग सॉल्यूशन ना होने की वजह से डायबिटीज का ट्रीटमेंट कितना सफर कर रहा है। तो दिस इज बेस्ट थिंग, अगर ये आ गया है तो दिस इज अ बेटर वर्जन, है ना, कुछ आपको अच्छी चीजें मिल रही है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ नासा टेलीस्कोप डाइव्स डीप इनटू द यूनिवर्स। मेन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नासा ने ट्यूसडे को कुछ बेसिक आपकी इमेजेस को अनवील किया। किसके थ्रू, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नाम ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑर्बिटल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, अभी तक लॉन्च की गई सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑर्बिटल ऑब्जर्वेटरी अगर आपको देखने को मिल रही है, दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। मैं फिर से आपको ध्यान दिखा दूं, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड साइंस, है ना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी, बट दीज 3 टॉपिक्स यू हैव टू कवर फ्रॉम करंट इसको पढ़ लीजिए। एंड एक तरीके से आप कह सकते हैं एलिमिनेशन भी आजकल है ना, ओनली आप कहेंगे आजकल, पिछली बार एग्जाम में आ गया दिस ओनली, बट ट्रस्ट मी यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। नाउ पिक्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो पिक्चर है डिजाइन की गई है टू पीयर फार्दर देन बिफोर, यानी पहले आप जितना दूर देख पाते थे यूनिवर्स में, उससे ज़्यादा आप दूर देख पाएंगे और उससे ज़्यादा क्लैरिटी से आप देख सकते हैं। 2 डिकेड्स लगे थे इसको मेकिंग में, $9 बिलियन लगा था इंफ्रारेड टेलीस्कोप को बिल्डअप करने में, एंड 25 दिसंबर 2021 को उसको लॉन्च किया गया था। ठीक, अपने डेस्टिनेशन में सोलर ऑर्बिट में लगभग 1 मिलियन माइल्स अर्थ के बेसिकली निकलने के बाद में 1 महीने बाद ये क्या हो गया था, सिचुएट हो गया था, पहुंच गया था। क्राउनिंग डेब्यू इमेज की बात करते हैं तो मंडे को देखा गया यूएस प्रेसिडेंट बिडेन के द्वारा व्हाइट हाउस में, बट डिस्प्लेड विद ग्रेटर फैनफेयर ऑन ट्यूसडे। ठीक, वाज अ डीप फील्ड। अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंट गैलेक्सी क्लस्टर का पार्ट देख सकते हैं किस तरीके से ऑर्बिट में लेके हुए इन्होंने डिस्टेंट गैलेक्सी क्लस्टर का क्या लिया है, इमेज बेसिकली निकाला है। आपके लिए आपको पता है इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अमंग द अदर वेब सब्जेक्ट्स वर 2 enormous clouds of gas and dust blasted into space by stellar explosion to form incubators for new stars। अगर आप कैरिना नेबुला की बात करेंगे, साउदर्न रिंग नेबुला की बात करेंगे, ये दोनों ही आपको thousands of light years अवे देखने को मिलते हैं अर्थ से। एंड मेन अब इसका फोकस क्या रहेगा कि हम इनकी भी इमेजेस को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। ठीक है, जो फ्रेश इमेजेस मिलेंगी गैलेक्सी की उसको स्टेफेंस क्यूनेट कहा जाएगा। पहली बार 1877 में इसको क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। दिस इज रिगार्डिंग नासा के टेलीस्कोप के बारे में। नासा के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, इस वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी जेम्स में, जो आपका 25 दिसंबर 2021 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यूएस ड्रोन स्ट्राइक किल्स इस्लामिक स्टेट साइरिया चीफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पूरी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूएस का ड्रोन आपका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। दूसरा, इस्लामिक स्टेट के जो चीफ हैं आपके साइरिया के चीफ हैं, आपको वो देखने को मिल रहे हैं, उनकी बेसिकली क्या हो गई है, डेथ हो गई। अ मैन यूएस ऑफिशियल्स कॉल्ड द लीडर। नाउ व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज दैट कि यूएस का जो ड्रोन है उसने एक एयर स्ट्राइक करी, एक ड्रोन स्ट्राइक करी है पेंटागन, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है। एंड इसमें इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट ग्रुप के जो एक लीडर थे जिनका नाम था मगर अल हगल, उनको किल कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पर बेसिकली हुआ है, नॉर्दर्न सीरिया के जिंडायर जो पार्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिला है। एंड ये जो पूरा का पूरा पार्ट था अगर आप देख सकते हैं तो इसमें वॉलंटियर किया था साइरियन सिविल डिफेंस ने, एंड कहा कि सेट द अटैक टारगेटेड द 2 व्हाइल दे वर ऑन अ मोटरसाइकिल आउटसाइड अलेपो। ठीक है, एक अलेपो के बाहर जब ये लोग मोटरसाइकिल पे थे तभी अटैक आपका क्या किया गया है, बेसिकली किया गया है।
टारगेट किया गया है। इस अटैक की अगर बात करते हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कीप दैट इन माइंड। सबसे पहले तो सीरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड मैप पे सीरिया कहाँ पर आ रहा है आपका, उसके आसपास की कौन सी कंट्री आपकी हैं जो उसके साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक। दीज ऑल की फैक्टर्स बिकम इंपॉर्टेंट, ठीक। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूएस ड्रोन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात करते हैं, सेट द स्ट्राइक टेक्स अ की टेररिस्ट ऑफ द फील्ड एंड सिग्निफिकेंटली डिग्रेडेट्स द एबिलिटी ऑफ ISIS टू प्लान रिसोर्स एंड कंडक्ट देयर ऑपरेशंस इन द रीजन। यानी पर्टिकुलर अगर आप साइरियन रीजन की भी बात कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका क्योंकि एक जो आपके की टेररिस्ट है उनकी डेथ हो चुकी है, तो इसीलिए ISIS की जो प्लानिंग एबिलिटी है, जो रिसोर्स एबिलिटी है, या जो ऑपरेशंस को कंडक्ट करने का पार्ट है, वो भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगा। साइरन ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं, फॉर ह्यूमन राइट्स कंफर्म की है उन्होंने अगल की डेथ को, एंड क्या कहा है कि इस्लामिक स्टेट का जो गवर्नर है फॉर द लीवेंट रीजन नाउ ही हैड डाइड। यूएस सेंट्रल कमांड की बात करते हैं, कॉल द विक्टिम वन ऑफ द टॉप 5 लीडर्स ऑफ द इस्लामिक स्टेट। यानी ओवरऑल अगर आप पूरे इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं तो उसमें टॉप 5 लीडर्स के आपके मगेर अल अगल जी भी आते हैं। नाउ इन एडिशन टू बीइंग अ सीनियर लीडर विद इन द ग्रुप, अल अगल वाज रिस्पांसिबल फॉर अग्रेसिवली परसुइंग द डेवलपमेंट ऑफ IS नेटवर्क्स आउटसाइड इराक एंड सीरिया, ठीक। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इराक एंड सीरिया के पार्ट में, बस इसके अब बाहर होने वाले ऑपरेशंस के लिए भी ही वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, श्रीलंकन MPs टू इलेक्ट न्यू प्रेसिडेंट, ठीक। ये बार बार हम न्यूज़ देखते चले आ रहे हैं, श्रीलंका किस तरीके से क्राइसिस में हो रहा है। कल हमने प्रेसिडेंट की बात देखी थी कि किस तरीके से प्रेसिडेंट हाउस में आपके जितने भी ऑल ओवर द श्रीलंका पीपल हैं वो इन्वेट कर रहे हैं, उनकी सारी पर्सनल अम्यूनिटीज़ को यूज़ किया जा रहा है ना। श्रीलंका लॉ मेकर एग्री कर गए हैं कि अब वो नए प्रेसिडेंट को अगले हफ्ते क्या करने वाले हैं, इलेक्ट करने वाले हैं। बट अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से नए गवर्नमेंट का मेकअप होने वाला है, क्या किस तरीके से बैंकरप्ट जो आपकी कंट्री पूरी तरीके से हो चुकी है उसको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोलैप्स जो आपको देखने को मिल रहा है उससे बाहर लेके आना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एंड इसी पर अगर आप पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो भी आपके प्रेसिडेंट अब चुने जाएंगे वो रेस्ट ऑफ द टर्म यानी 2024 तक जो टर्म था इनका, उस टर्म तक इनको चुना जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर श्रीलंकन प्रेसिडेंट की बात हो रही है, श्रीलंका बिकम्स इंपॉर्टेंट, वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्शंस बिकम इंपॉर्टेंट। एंड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें प्रेसिडेंशियल एंड PM का आपका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, इंडिया ब्राज़ील नेवीज में कोलैबोरेट सून इन पॉजिटिव एडिशन टू द नेशनल इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। अब हम डिस्कशंस कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ सबमरीन्स वाज हेल्ड बाय ब्राज़ील। जो भी आपका एक नेसेंट इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री देखने को मिला था उसमें जो सबमरीन्स का बेसिक मेंटेनेंस है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ब्राज़ील के द्वारा। 2 दिन की विजिट थी ब्राज़ीलियन डेलीगेशन की, तो बहुत सारे एक्सटेंसिव डिस्कशंस हुए हैं दोनों के बीच में इंडियन नेवी काउंटर पार्ट्स के बाद में, ताकि हम सबमरीन्स के मेंटेनेंस पे फोकस कर सकें, ठीक। जो डेलीगेशन आया था उन्होंने मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड को भी विजिट किया, जिसको MDL कहते हैं। कलवारी स्कॉर्पियन जो क्लास सबमरीन है इंडियन नेवी का, उसको भी देखा है। MDL की बात करते हैं, ये 6 कन्वेंशनल स्कॉर्पियन यानी प्रोजेक्ट 75 के तहत जितने भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इन्वॉल्व है, जो आपके नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ भी क्या कर रहे हैं, मिलकर इस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ब्राज़ीलियन नेवल की बात करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं 4 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन एंड वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरीके से कोलाबोरेशन करके वो मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। डीजल या इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स को वो क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, इंडिया हैज़ पुट एन इम्पीटस टुवर्ड्स इंक्रीजिंग इज एक्सपोर्ट्स, यानी डिफेंस के फील्ड में अब इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरर उभर के आ रहा है। अभी तक हम चीज़ों को इंपोर्ट करते थे, अब हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। वी विल ट्राई टू बिकम एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, या सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक। जनवरी की बात करते हैं इसी साल, तो इंडिया हैज़ बैक्ड अ मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ से मिला है, फिलीपींस में 2700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि वो हमसे ब्रह्मोस बेस्ड एंटी शिप मिसाइल, ब्रह्मोस ये आप सब सही है कि रशिया के साथ में जो इंडिया ने मिलकर एक मिसाइल बनाई थी, इसके साथ में जो आपको पार्ट देखने को मिल रहा है ब्रह्मोस का, उसमें साथ में मिलकर हम क्या करेंगे, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम बनाएंगे। एंड ये कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम किसको ट्रांसफ़र कर सके, फिलीपींस को ट्रांसफ़र कर सके। इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स टच्ड अ हाई ऑफ 13,000 इन 21-22। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 13,000 के बेसिकली हाइक पे आपको देखने को मिल रहा है 21-22 पे। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वो डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट पे अभी भी क्या कर रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 8,434 करोड़ आपको देखने को मिला था 2021 में, एंड 19-20 की बात करते हैं तो कितना था, 9,115। नाउ 15-16 की बात करते हैं तो 205 ने। तो किस तरीके से इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है डिफेंस में वो बढ़ता चला जा रहा है। इट वॉज ₹1941 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 14-15। तो आप देख रहे हैं लगभग आपको कितना 4 टाइम्स आपको पर्टिकुलर क्या देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया इंपॉर्टेंट होता है, ब्राज़ील की नेवी इंपॉर्टेंट होती है, ब्राज़ील एज ए कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, साउथ अमेरिका में इसका लोकेशन, ब्राज़ील के पास आने वाला ब्राज़ीलियन करंट, सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। माजगांव डॉक
डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको देखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फिलीपींस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ये हम देख ही चुके हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, गवर्नमेंट टैग आईटी एसेट्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी एज क्रिटिकल इंफ्रा। अब कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी आपके आईटी रिसोर्सेज है आईसीआईसीआई बैंक के, एचडीएफसी बैंक के, या जो यूपीआई मैनेजिंग एंटिटी है एनपीसीआई, इनको इनके अंडर जितना भी डेटा है उसको बेसिकली क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सेंटर में डाल दिया गया है। ये पर्टिकुलर आपके आईटी एक्ट 2000 के तहत क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्यूटर रिसोर्स है द इनकैपेसिटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ विच शॉल हैव डेबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। यानी इनके तहत आने वाला जो भी आपका पार्ट है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनकी अगर इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो वो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन का काम करेगा। गवर्नमेंट एक्ट की बात करते हैं, इनके पास पावर है कि किसी भी डेटा को, वो डेटाबेस को या आईटी नेटवर्क या कम्युनिकेशन को वो पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सीआईआई डिक्लेयर कर सकते हैं, उस डिजिटल एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्म्स लेके आ सकते हैं। एनी पर्सन हु सिक्योर्स एक्सेस और अटेम्प्ट्स टू सिक्योर एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम, कोई भी ऐसा पर्सन है जो इसको क्या करता है, सिक्योर सिस्टम को एक्सेस लेने की कोशिश करता है, प्रोटेक्टेड सिस्टम को वायलेशन को कोशिश, मतलब जो भी लॉज हैं इसके लिए उसको वायलेट करता है, तो उसको पनिश किया जाएगा फॉर अ जेल टर्म ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 साल का अगर आप देखेंगे तो जेल टर्म दिया जाएगा। वाई सीआईए क्लासिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन नेसेसरी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आईटी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ठीक, इनके इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं, डिसरप्शंस की बात करते हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए आपने एक यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा तो क्या करते हैं, बहुत सारी जो आपकी ना प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उस कार्ड को मान लीजिए एक दूसरे के साथ में आपने सपोर्ट करके खड़ा कर दिया है। अगर आप एक भी कार्ड को हिला देते हैं, उस पर्टिकुलर जगह से मूव करते हैं, वो सारे कार्ड्स को क्या करेगा, गिरा देगा। सेम कैस्केडिंग इफेक्ट आपको इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर या डेटा के ब्रीच में भी देखने को मिलता है। ठीक, सीआई को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, जनवरी 2014 में क्रिएट किया गया था नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एनसीआईआईपीसी। ये नोडल एजेंसी है जो मेजर्स लेती है ताकि हम नेशन की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। मैंडेट किया जाता है ताकि हम सीआईआई को गार्ड कर सकें, जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है उससे, यूज से, डिसरप्शन से, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है वहाँ से। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस किस पार्ट को आपका क्या कर रहा है, पर्टिकुलर डिक्लेयर कर दिया है। सेकेंड चीज़, क्योंकि ये आपका स्टैटिक का पार्ट भी फॉर्म करता है कि आईटी एक्ट के तहत किस तरह प्रिजर्व किया जाता है। ठीक, एंड क्या इसमें पर्टिकुलर आपका जेल टर्म या क्या आपकी पनिशमेंट हो सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल्स हमारा देखते हैं, रेलवेज टू चेक कॉल रिकॉर्ड्स ऑफ लोको पायलट्स। अब क्योंकि आपके जो सिग्नल पासिंग है, डेंजर जंपिंग जिसको हम कहते हैं, जंपिंग रेड सिग्नल उसके बावजूद भी ट्रेन आपकी क्रॉस कर जा रही है, इस तरीके के जो आपके इंसिडेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इंडियन रेलवेज ने क्या डिसाइड किया है कि वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स चेक करेगी, किसके, लोको पायलट्स की। कि ऐसा तो नहीं है कि ड्यूटी के टाइम पे आपके लोको पायलट्स क्या थे, फोन पे थे। इस तरीके के इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए रेलवे बोर्ड ने क्या किया, एडवाइजरी जारी करी है सारे के सारे जनरल मैनेजर्स को, जोनल रेलवेज के, ताकि वो इंश्योर करें कि सारे लोको पायलट्स आपकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को क्या करें, फॉलो करें। एडवाइजरी की बात करते हैं तो एडवाइजरी भी इशू कर दी गई है कि आपको जो भी आपके सीयूजी नंबर्स होते हैं, क्लोज्ड यूजर ग्रुप जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आपको दिख जाएंगे कि इनको एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफ से नंबर इशू कर दिया जाता है। ठीक, जो पर्टिकुलर आपके क्लोज यूजर ग्रुप के ही आपके होते हैं ना, स्टार्टिंग डिजिट सेम रहती है, लास्ट की डिजिट अलग हो जाती है, उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ऑन ड्यूटी आप क्या कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, उसकी वजह से ही सारे के सारे इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं तो लोको पायलट से कहा जा रहा है कि आप ब्रेक कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, जो भी ब्रेक फील्ड टेस्ट है, प्रोसीजर जो भी रखा गया है, आप उसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे। एंड असिस्टेंट लोको पायलट से ये अर्ज किया गया है कि वो किसी भी तरीके से अगर उनको लग रहा है कि दे आर कुछ अनयूजुअल कंडीशन है, कुछ अलर्टनेस है, तो वो सिंपल क्या करेंगे, आपके ब्रेक्स को अप्लाई कर देंगे, इमरजेंसी ब्रेक्स को अप्लाई कर देंगे। लोको पायलट्स वर टोल्ड नॉट टू यूज वॉकी टॉकीज टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिग्नल्स, यानी जो भी स्टेशन मास्टर होता है उनसे किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो वॉकी टॉकी का यूज नहीं करेंगे। उनको अपनी ट्रेन स्लो डाउन करनी है अगर किसी भी तरीके की कॉशन ऑर्डर्स उनको देखने को मिल रहे हैं, एंड प्री अज्यूम नहीं करके चलना है कि क्या नेक्स्ट सिग्नल हो सकता है। पहले ये सिचुएशन होती थी कि यहाँ पर मान लीजिए ये पर्टिकुलर टाइमिंग है, इस टाइम पे ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी होगी तो यहाँ पर रेड सिग्नल नहीं होगा। आपको कंडीशंस को प्री अज्यूम
अज्यूम नहीं करना है। नाउ एम्फसाइजिंग द नीड फॉर कंडक्टिंग सरप्राइज इंस्पेक्शंस बाय सीनियर रेलवे ऑफिसर्स, यानी आपको जो भी आपकी पर्टिकुलर आप ट्रेन की बात कर सकते हैं, किसी ट्रेन की फंक्शनिंग की, उसकी जो उसकी डिपार्चर टाइमिंग्स होते हैं, उन सब अगर आप देखेंगे, सिग्नल साइटिंग कमेटी की बात करते हैं तो इसमें आपको इंस्पेक्शंस भी करने हैं। रेलवे सोर्सेज की बात करते हैं, रीसेंट एनालिसिस में देखने को मिल गया है फॉर सिग्नल जंपिंग रिवील दैट देयर वर नो स्पेसिफिक रीजन फॉर द इंक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ इंफ्रा डेवलप हो रहा था तो उसमें कुछ लैक ऑफ कुछ कोई भी लूप होल देखने को नहीं मिला एज पर द रीसेंट रिसर्च। जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो मोमेंट्री लॉस ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से हुए हैं, लैक ऑफ अलर्टनेस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ठीक, गोइंग बाय एज वाइज एनालिसिस, क्रू इन द एज ग्रुप ऑफ 56 एंड अबव वर मोस्टली फाउंड टू बी इन्वॉल्व, यानी 46 है उसके ऊपर के जो आपके लोग थे वो ज्यादा इन्वॉल्व पाए गए। ठीक, सो दिस वाज द रिगार्डिंग ऑल आर्टिकल। यहाँ पर आपको एक चीज़ मेनली देखना है लोको पायलट के बारे में एंड रेलवेज के बारे में। ठीक है, इंडिया में रेलवेज की बात करते हैं तो कैसे डिवाइडेड है, कितने आपके जोनल रेलवेज आते हैं, कौन कौन से होते हैं, दैट यू हैव टू सी। Coming to the next part, EC starts distribution of ballot boxes for presidential election। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है तो मैंने अभी श्रीलंका के पार्ट में भी देखा कि इंडिया का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर भी आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेन फिर से देखना है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कंडक्ट करा रहा है। एक चीज़ तो आपको किससे पता लग गई है, इसकी हेडलाइन से पता लग गई है। इसके लिए उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन है बैलेट बॉक्सेस का, उसका काम स्टार्ट कर दिया है। बैलेट पेपर्स का पेन स्कैन, बाकी जो सील मटीरियल होते हैं। ठीक, ये जो डेजिग्नेटेड टीम्स होती हैं स्टेट से या यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी की, वो अपना इलेक्शन मटेरियल कलेक्ट करते हैं कहाँ से, इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर से। स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ईसी ने क्या कहा है कि दे वर हैंडेड ओवर टू द असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स अंडर अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स। जो भी आपके एआरओज होते हैं उनको दिया जाता है पर्टिकुलर कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के तहत। ठीक, जो टीम्स होती हैं दिल्ली पुलिस की वो उनको एस्कॉर्ट करती हैं। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जो आपको पता होनी चाहिए कि एआरओज रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूटीज ऑन द सेम डे, यानी जिस दिन वो अपना इलेक्शन का मटेरियल कनेक्ट करते हैं उसी दिन उनको अपने स्टेट या यूटी में वापस जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जो बैलेट बॉक्स होता है वो भी उनके साथ पे फ्लाई करता है सेपरेट एयर टिकट पे, यानी बैलेट बॉक्स के लिए अलग से आपको एक एयर टिकट मिलता है एंड उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है कि ये जो टिकट है वो किसका है, मिस्टर बैलेट बॉक्स का है ना। तो इसके आगे पीछे आपको 2 ऑफिसर्स मिल जाएंगे तो उसको क्या कर रहे होते हैं, एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं। ये भी बताया गया एक इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड ये ऐसी चीज़ें कब से हो रही है, सिंस 2017 वेदर कंडीशंस की वजह से जो बैलेट बॉक्स है हिमाचल प्रदेश का उसने थोड़ा सा इसको ब्रीच किया है। वो किसके थ्रू गया है, रोड के थ्रू गया है। इंटरेक्टिंग विद एआरओज जो बेसिकली आए थे मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार आज द ऑफिशियल टू बी विजिलेंट एंड इंश्योर स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, यानी स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैलेट बॉक्स एंड पेपर्स के लिए जो भी आपकी गाइडलाइंस होती हैं, जो प्रोटोकॉल्स होता है उसको आपको क्या करना है, पूरी तरीके से फॉलो करना है। ये गाइडलाइंस किसके द्वारा की गई है, सीसी के द्वारा, जो प्रेजेंट टाइम पे कौन है, आपके राजीव कुमार। तो आपके लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से आर्टिकल में आता है, क्या इसके प्रोविजन है वो आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेंटर हैज नो न्यू डेटा ऑन चाइल्ड लेबर। सेंटर की बात करते हैं तो अभी फिलहाल बहुत सारी इस पे ये कहा गया है कि कंट्री में बिना किसी रीज़न के क्या है, चाइल्ड डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। चाइल्ड लेबर पे कोई भी डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है जो मॉनिटर कर रहा था अपने पिछले 3 डिकेड से, वो अभी हम देखेंगे कि उसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक, लेबर मिनिस्ट्री को बेसिकली क्या पता लगा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर हेडेड बाय वेटरन बीजू जनता दल MP भर्तृहारी मेहताब, इन्होंने क्या कहा कि NCLP वॉज मर्ज विद द समग्र शिक्षा अभियान इन 2016, यानी 2016 में जो आपका समग्र शिक्षा अभियान था उसके तहत आपको NCLP को मर्ज कर दिया गया था। इसीलिए कोई एक्स्ट्रा बजट अवेलेबल नहीं था, कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं था जिससे हम चाइल्ड लेबर डेटा को क्या कर सके, फिर से इसको करा सके। तो लेटेस्ट जो हमको डेटा मिल रहा है वो 2011 का मिल रहा है ना, उसको भी मिले हुए हमें 11 साल हो चुके हैं। लास्ट ईयर जो पैनल है हैड पुल्ड अप द सेंटर फॉर लैक ऑफ डेटा ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, यानी माइग्रेंट वर्कर्स की बात करते हैं उस पर भी आपको डेटा नहीं था, उस पर भी सेंटर पे बेसिकली क्वेश्चन की गई थी। सर्चिंग फॉर प्रोवाइड डेटा ऑन लाइट चाइल्ड लेबर, द स्टैंडिंग कमेटी रीच्ड आउट टू 14 यूनियन मिनिस्ट्रीज, यानी जो आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो 14 यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स गई थी होम मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को बुलाते हुए, बट कहीं पर भी डेटा नहीं मिला है। सो आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट हो जाती है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, व्हाट आर दे, चाइल्ड लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड नेक्स्ट इज NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द मिनिस्ट्रीज हैव टोल्ड अस दैट दे डू नॉट हैव एनी डेटा। द लेबर मिनिस्ट्री सेड दैट वी मे हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट सेंसस टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द नंबर, है ना। वो भी नेक्स्ट सेंसस में इसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसका कुछ भी
बेसिकली पार्ट नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट सेंसस तक हमको वेट करना पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एनसीएलपी की बात करते हैं। स्कूल्स फॉर चाइल्ड लेबरर्स वर्क फॉर 3 to 4 years एंड दे हैव आल्सो मोर और लेस स्टॉप फंक्शनिंग ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड्स। अभी तक ये काम कर रहे थे हर फील्ड में, बट फंड्स की स्कार्सिटी की वजह से ये भी आपका बंद कर दिया गया है। मेंबर की बात करते तो यहाँ पर एक और बात की गई है। मेंबर सेड दो वी हैव लेजिस्लेशन द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट सिंस 1986 द मीनास ऑफ चाइल्ड लेबर इज कंटिन्यू अनचेक। ठीक है, पहली चीज तो अभी आपने देखा 2016 में फंडिंग बंद कर दी गई। जब फंडिंग नहीं मिलेगी तो उसके अंडर काम भी नहीं होगा। 1986 में आपका एक्ट भी आया, बट अगर अभी भी आप जाएंगे तो आपको चाहे शायद कोई छोटा सा बच्चा ही ला के दे रहा होगा। सो दिस इज ऑल कम्स अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट। तो इसके प्रोहिबिशन के लिए कोई ना कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। वी हैव रिसीव्ड सम एम्पिरिकल रिपोर्ट्स बाय सर्टेन एनजीओज दैट चाइल्ड लेबर हैज इंक्रीज्ड आफ्टर द पैंडेमिक। पैंडेमिक के बाद आपका चाइल्ड लेबर बढ़ चुका है। हिंदू में आर्टिकल भी था, अगर आपने देखा होगा तो। वट वॉज दैट कि जो भी आपके बेसिकली हाउस होल्ड वर्कर्स थे, ठीक, क्योंकि उनकी फैमिली की अगर बात करते हैं तो पैंडेमिक के टाइम पे उनका जो काम था वो चला गया था, एंड उसके बाद ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, बी इट वुमेन, चाहे वो बच्चे हों, चाहे फैमिली का कोई भी मेंबर हो, हर किसी ने बेसिकली क्या किया, काम करना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल नाउ एंड लैक ऑफ डेटा विल हैम्पर एनी एफर्ट्स। अगर हम कोशिश भी करेंगे, क्योंकि डेटा नहीं है तो हम उसमें ज़्यादा काम नहीं कर सकते। एनजीओज की बात करते हैं तो हियर आर सम एनजीओज जो आपके लिए मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर द प्रॉब्लम्स नो नीड टू डू दिस। ठीक, नाउ वेडनेसडे की बात करते हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, एमपी, ओडिशा, असम, झारखंड एंड तमिलनाडु विल ब्रीफ द पैनल अबाउट द सिचुएशन एंड देयर स्टेट्स। ठीक है, अपने स्टेट्स में बताएंगे। हालांकि डेटा नहीं है, बट क्या बताएंगे, दे विल नो आल्सो। नाउ अ न्यू जुडिशियल डिवाइस फॉर कंप्लीट जस्टिस। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, अभी हमने कल ही भी इस आर्टिकल को देखा था, हाईलाइट किया है कि बेल रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उसमें आपको रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स की बात करते हैं, उसको 1882 में ड्राफ्ट किया था। अभी भी कुछ बहुत अमेंडमेंट्स के टाइम ही क्या कर रहा है, चलते चला जा रहा है। ठीक है, कोई नया लॉ, कोई नया प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर हम नहीं लेके आए, कोड नहीं लेके आए। सीआरपीसी डज नॉट डिफाइन द वर्ड बेल इन द ड्राफ्ट बट ओनली कैटेगरीज ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी एज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। आपके सीआरपीसी में वर्ड बेल को डिफाइन नहीं किया गया है, बट कैटेगरीज रखी गई है आईपीसी की। कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई ऑफेंसेस की, कि जो आईपीसी है उसके अंदर में कौन सा आपका बेलेबल होता है, कोई भी आपका क्राइम होता है, कौन सा नॉन बेलेबल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेशंस दिए हैं, सर्टेन प्रोसीजरल इश्यूज, कुछ पुलिस एंड जुडिशरी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो कुछ उन्होंने गाइडलाइंस कर दी हैं कि दैट द फैक्ट दैट सीआरपीसी डिस्पाइट अमेंडमेंट सीन्स इंडिपेंडेंस लार्जली रिटेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। यानी पहले के टाइम पे सिचुएशन अलग थी ना, ब्रिटिश की बात करते वो लॉ किस लिए लेके आए थे, एंड अगर हम अभी इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते तो हमारे लॉ के टर्म्स अलग होने चाहिए, बट अभी भी जो पुराना आपका लॉ था वो परसिस्ट कर रहा है कुछ बहुत अमेंडमेंट्स के साथ में। कोर्ट हैज स्टेटेड दैट मजिस्ट्रेट डू नॉट नेसेसरली एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशनरी पावर्स यूनिफॉर्मली। जो भी आपके मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात हो रही है कि किस तरीके से वो यूनिफॉर्मली आपकी एक्सरसाइज नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें एक सेपरेट लॉ फ्रेम करना चाहिए बेल के ग्रांट से रिलेटेड, है ना, किसी को बेल देना है, किसी को जेल से छोड़ना है, तो उसके लिए हमें सेपरेट लॉ फ्रेम करना चाहिए। इन्होंने साथ ही साथ अरेस्ट की बात करते हैं कि बहुत सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपके अरेस्ट देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर भी कंसर्न रेज किया है कि इस पे भी लॉस को चेंज किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सारे गवर्नमेंट यूटिलिटीज को ये क्या कहा गया है, पर्सनली डायरेक्ट किया गया है कि आप किसी भी तरीके के अरेस्ट में इनडिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक, बेल प्रोविजंस की बात करते हैं इंडियन लॉ में तो आपको देखने को मिल रहा है बेल इज अ टेम्पररी रिलीज ऑफ अक्यूज इन अ क्रिमिनल केस। किसी भी क्रिमिनल केस में ट्रायल अगर पेंडिंग होता है किसी इंसान के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर जो भी आपका अक्यूज होता है, तो उसको टेम्पररी रिलीज दे दिया जाता है बेल में। ये ग्रांट किया जाता है कन्विक्टेड पर्सन में, अगर वो पहले एक पर्सनल बॉन्ड को आपका सबमिट कर देता है, या श्योर करते हुए कि जो कंडीशंस इसके अंदर मेंशन है वो आप फॉलो करेंगे। एक पर्सन अप्लाई कर सकता है बेल पे उसी टाइम पे जिस टाइम पे वो अरेस्ट हुआ होता है। अक्यूज कैन गेट बेल फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कोई आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें भी बेल मिल सकती है। बेल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों जगह से आप ले सकते हैं। बेलेबल ऑफेंस की बात करते हैं, पर्सन डज नॉट नीड टू गो टू कोर्ट, इट इज गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी अगर आपका बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस ऑफिसर भी आपको बेल प्रोवाइड कर सकता है। नाउ टाइप ऑफ बेल्स की बात करते हैं इंडिया में, रेगुलर बेल होती है जो आपकी पर्सन को दी जाती है जिसको अरेस्ट किया गया है पुलिस कस्टडी में। इंटरिम बेल मिलती है, शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड होता है जो हियरिंग के पहले दी जाती है। देन आता है एंटीसिपेटरी बेल, अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर दिस बेल व्हेन ही शी फाइंड्स आउट दैट ही कुड बी अरेस्टेड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। कोई ऐसा ऑफेंस उन्होंने, हो सकता है उनको या तो ऐसा लग रहा हो या फिर उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया जब उनको लगे कि उन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया है, तो वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, मैं पहले ही बेल के लिए अप्लाई
अप्लाई कर दे रहा हूँ ना। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप बार बार पढ़ते होंगे, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट हियर। राइट टू गेट बेल व्हाइल द ट्रायल इज पेंडिंग, ठीक है, आपके पास बेल का बेसिकली राइट होता है जब तक आपका ट्रायल पेंडिंग होता है। नॉन बेलेबल में जो भी सीरियस ऑफेंसेस होते हैं बेल आप ऑब्टेन कर सकते हैं, बट कोर्ट्स के डिस्क्रिप्शन के बाद में। कॉग्निजेबल की बात करते हैं, सीरियस ऑफेंस होता है, अक्यूज कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, बिना वारंट के आप किसी अक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल की बात करते हैं तो पुलिस के पास वारंट होना चाहिए कोर्ट का। कंपाउंडेबल की बात करते हैं, अक्यूज कैन कम टू एन अरेंजमेंट विद द स्टेट प्रोसिक्यूशन, ठीक, यानी आप ट्रेवल करते समय पाए गए टिकट में, बिना टिकट के बस में, ट्रेन में, तो आप क्या कर सकते हैं, अक्यूज अरेंजमेंट में आ सकता है स्टेट प्रोसिक्यूशन से। दूसरा नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है, सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कन्विक्ट्स ऑफ क्राइम की बात करते हैं, जैसे मर्डर्स हो गए, थीव्स हो गए, फ्रॉड्स हो गए, ये बेसिकली कैन नॉट कंपाउंड, ये अपने क्राउन को कंपाउंड नहीं कर सकते। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बेल्स जो आपको देखने को मिल रहा है इन ये सारा आपका कंप्लीट जुडिशियल प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये आपका बेल, पैरोल एंड प्रोबेशन का डिफरेंस होता है। मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, बाकी एक बार देख लीजिएगा। द टर्म बेल रेफर्स टू पेइंग अ सर्टेन अमाउंट टू द गवर्नमेंट इन रिटर्न फॉर फ्रीडम बिफोर द डेट ऑफ ट्रायल, यानी ट्रायल के पहले अगर आप बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, आप थोड़ा सा पैसा देके गवर्नमेंट से थोड़ी सी फ्रीडम मांग लेते हैं कि भाई जब तक मेरा ट्रायल नहीं आ रहा, डेट ऑफ ट्रायल के पहले मुझे क्या चाहिए, बेल चाहिए। पैरोल इज व्हेन अ पर्सन गेट्स सम टाइम ऑफ फ्रॉम देयर जेल सेंटेंस इन ऑर्डर टू फुलफिल सम रिक्वायरमेंट्स। आपका एक जेल सेंटेंस है, आपको 10 साल की सजा मिल गई, बीच में आपको कोई काम करना है। कौन सी मूवी थी, आई डिडंट रिमेंबर दैट मूवी, जिसमें क्या होता है, जो भी आपका कल्प्रिट होता है, अक्यूज्ड होता है, जॉली एलएलबी है ना, उसको शादी के लिए बेल दी जाती है, पैरोल पे उसको छोड़ा जाता है। तो दिस इज द ड्यूरेशन, यानी आपको सजा सुनाई जा चुकी है, बट बीच में आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी काम के लिए होते हैं, ठीक है, कभी किसी के घर पे कैजुअलिटी है, कुछ भी पार्ट होता है, तो आपको थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जब बेल मिलती है, दैट इज आपका पेरोल। प्रोबेशन की बात करते हैं, प्रोबेशन इज अ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ एन ऑफेंडर एंड अलाउइंग देम टू स्टे इन द कम्युनिटी व्हाइल इनकलकेटिंग गुड बिहेवियर। प्रोबेशन पर्टिकुलर सस्पेंशन होता है, यानी आपको जो आपका सेंटेंस है, आपने बहुत अच्छा काम किया ड्यूरिंग द जेल टर्म, तो आपको पर्टिकुलर फ्री कर दिया जाएगा कि ठीक है आप जाइए अपनी कम्युनिटी के साथ में रहिए, अच्छे बिहेवियर को ऑब्टेन करते हो। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जो आपको इन 3 मेन टर्म्स में देखने को मिल रहा है, ठीक। सो दीज वर द आज के आर्टिकल्स कंपाइल हो चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।